स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास के अंदर हमने टक्कर सिद्धांत के बारे में देखा था और एक ताप गुणांक के ऊपर क्वेश्चन भी किया था। ताप गुणांक के ऊपर क्वेश्चन वैसे आता नहीं है आपके। इसके बाद में हमें देखना है ओरेनियस समीकरण क्या है, इसका जो मैथमेटिकल जो थ्योरी है वो किस प्रकार से देखेंगे ना। मैथमेटिकल रूप से हमें इसको देखना है। मैथमेटिकल रूप से अगर हम देखते हैं तो ये सक्रिय अणु के लिए दी जाती है। सक्रिय अणु कौन से होते हैं तो ये आपको बताया जा चुका है कि इसके बाद में अगर हम सक्रिय अणु के लिए इक्वेशन देखते हैं तो ये इक्वेशन ये है K इक्वल टू A e की पावर माइनस डेल्टा E अपॉन में RT। ये आपको याद रखनी है, बहुत बार पूछी जाती है कि ओरेनियस समीकरण लिखिए। तो ओरेनियस समीकरण अगर लिखनी है आपको तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा। आधे नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें K इक्वल टू A e की पावर माइनस डेल्टा E अपॉन में RT इस प्रकार से लिख दोगे और ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर K क्या है ये हमने देखा था पहले। K हमारा क्या था, वेग नियतांक था, या इसे हम क्या बोल रहे थे, दर नियतांक बोल रहे थे। इसके बाद में जो हमारा डेल्टा E है इसके बारे में भी हम देख चुके हैं। डेल्टा E हमारा क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा है। T टेम्परेचर हो जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर T हो गया हमारा और सक्रिय ऊर्जा ये हो गई। इसके बाद में बचा क्या हमारा A और R। R की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गैस कांस्टेंट हो जाएगा, गैस नियतांक हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या क्या लेनी है आपको, ये जो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर इसकी वैल्यू हम ये भी ले सकते हैं 0.0821 एटीएम मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, या फिर 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये देखा जाएगा कि डेटा किस प्रकार से लिया हुआ है, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे उसमें पता चल जाएगा। या फिर हम ले सकते हैं इसमें 8.314 और जूल मोल इनवर्स या केल्विन इनवर्स। ए का नाम क्या है, यहाँ पर आपसे पूछ लेता है कि ए क्या है, तो ए यहाँ पर क्या है, आवर्ती कारक है, या इसे ओरेनियस गुणांक कहा जाता है। कोई सा भी गुणांक अगर हम ले रहे हैं तो वो इसका नाम क्या हो जाएगा, ओरेनियस गुणांक हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, ये जो टर्म्स दे रखी है कौन सी, e की पावर माइनस डेल्टा E अपॉन में RT, इसे हम कहते हैं वोल्टेज मान नियतांक। ये बहुत बार आगे भी आ जाएगा। तो ये e की पावर माइनस डेल्टा E अपॉन RT क्या कहलाता है, वोल्टेज मान नियतांक कहलाता है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को क्या करें कि ये E की फॉर्म में है, E की फॉर्म में है, अगर हमें ये E हटाना है तो हम क्या करते हैं, इसके दोनों तरफ log लगा देते हैं। log लगा देते हैं मतलब कि दोनों तरफ log ले लेते हैं, और अगर दोनों तरफ log लेंगे, log से गुणा करेंगे, log E से। बेस कौन सा लिया हमने, बेस E लिया है। अगर बेस E से अगर हम गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा, log E के साथ में log A, और इसके ब्रैकेट में कर दो इसको, तो A e की पावर माइनस डेल्टा E अपॉन में RT। लेकिन ये जो A है वो इसके गुणा में है ना, मल्टीप्लाई में है। तो ये बन जाएगा क्या हमारा, log E के इक्वल टू log E A और गुणा E की पावर माइनस डेल्टा E अपॉन में RT। अब आपको पता है कि अगर हम log और m इंटू n की बात करते हैं तो log E m इंटू n क्या होता है, log m प्लस में log n होता है। ये log की प्रॉपर्टी है। तो यहां से हम ये करेंगे कि log E के इक्वल टू इसको मान लेते हैं m और ये मान लेते हैं हमारा क्या, n। तो log m प्लस में क्या बन जाएगा, log n बन जाएगा। इसे हम लिखेंगे log EA प्लस में log E की पावर माइनस डेल्टा E अपॉन में RT। अब क्या करोगे, इस log E की पावर में ये जो है, अगर log की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो किसी की पावर में, जैसे x की पावर में दे रखा है log और E x स्क्वायर दे रखा है, तो जो पावर में होता है वो कहाँ आ जाता है, log के आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर पावर में क्या है, माइनस में डेल्टा E अपॉन में RT क्या था, पावर में था। ये पावर में है तो ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। बचेगा क्या, log E और E बच जाएगा। यही बचेगा कि 2 यहां से इसकी पावर में चला, इधर आ गया, तो बचा क्या, x यहाँ पर E की पावर में है तो E बच जाएगा, और log E कितना होता है, 1 होता है। ये आपको याद रखना है, log E की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये तो रह गया 1
ये आ जाएगा माइनस में, प्लस और माइनस आपस में माइनस बना लेंगे तो ये बन जाएगा log ई के इक्वल टू log ई ए माइनस में डेल्टा ई ए अपॉन में आर टी। ये हमारे पास में एक इक्वेशन हो गई है। तो ये आपको याद रखनी है इक्वेशन नंबर, इसे हम बोल देते हैं 2। ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी होगी? 2 होगी। अब आपको क्या करना है, अब देखिएगा, अगर हम इस log ई को हटाना चाहते हैं, लगभग क्वेश्चन है वो आपको ई की टर्म्स में नहीं मिलेंगे, यहाँ पर log 10 बेस 10 मिलेगा आपको। और अगर बेस 10 करना है तो जैसे ही log ई को बेस 10 में चेंज करते हो तो इसके आगे क्या लगा दोगे? 2.303 log 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब कि log ई को क्या लिखोगे आप? अगर log 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 log 10 से। तो मैं इस log ई को चेंज करता हूं तो क्या लगा दूंगा? 2.303 log 10 और k का k हमारा आ जाएगा वैसे का वैसा, तो ये k आ गया। अगर इसको चेंज करता हूं तो क्या लिखूंगा? log 2.303 log 10 और a लिख दिया। यहां पर क्या है? कुछ भी नहीं है, log नहीं है तो log नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे माइनस डेल्टा ई अपॉन में आर टी। तो यहां तक हमारी एक इक्वेशन आ गई है। ये इक्वेशन भी याद रखिएगा वैसे अगर आपको इस टर्म्स में पूछता है तो, है ना। अब देखिएगा, अगर मैं इस 2.303 को क्या करता हूं, इस साइड में ले जाता हूं तो यहां से इससे भी भाग हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब टोटल का क्या करना है? डिवाइड करना है। तो इससे भी डिवाइड कर दूं और इससे भी डिवाइड कर दूं, यहां से हट जाएगा और यहां से डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या? log 10 के इक्वल टू 2.303 और 2.303 log 10 a, ये बन गया इतना। अब इसके बटा में भी आएगा 2.303 तो डेल्टा ई अपॉन में आर टी। 2.303 से 2.303 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास में बचा क्या? देखिएगा, log 10 बच गया k, log 10a बच गया, माइनस में डेल्टा ई अपॉन में 2.303 आर टी। अगर आपसे ओरेनियस समीकरण पूछता है log की टर्म्स में तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हो। log की टर्म्स में ये इक्वेशन लिख सकते हैं हम, या ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें लिख दीजिएगा। अब देखिएगा, हमारे पास में ये इक्वेशन बनी है। अगर मैं इसको y अक्ष पर ले लेता हूं, किसको? log 10 k को, और यहां पर टेम्परेचर में चेंजिंग हो रही है। ए हमारा कांस्टेंट हो गया, गुणांक है। ये हमारे किसी भी इक्वेशन के लिए निश्चित रहेगी। आर हमारा गैस कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। 2.303 हमारा कांस्टेंट है, तो 1/t इसमें चेंज हो रहा है। तो log 10 के और 1/t, टेम्परेचर में अगर चेंज करते हैं तो k में भी परिवर्तन होता है। ये आपको बताया था कि दर नियतांक 2 गुना बढ़ जाता है, कुछ ऐसा। तो इसको अगर हम y मान लेते हैं y अक्ष पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x अक्ष पर मान लेते हैं। ये इतनी टर्म्स है वो हमारी क्या हो जाएगी? माइनस में m, मतलब कि इसकी ढाल हो जाएगी। तो हम कहें कि ये अगर माइनस m है, ये हमारा क्या हो जाएगा? c, अंतःखंड। ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है, सरल रेखा की इक्वेशन है। आप देखोगे आपको बता रखा है सरल रेखा की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। लेकिन अगर इसका स्लोप नेगेटिव है तो उस कंडीशन में नेगेटिव में हमने ढाल क्या मान ली? माइनस में m, ये x 1/t x मान लिया और ये हमारा c अंतःखंड हो गया। तो log 10 केवल log 1/k के मध्य अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी उसका स्लोप है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका स्लोप क्या दिखा रखा है? माइनस में। तो इसकी ढाल क्या हो जाएगी? इसकी ढाल है ये वाली, माइनस डेल्टा ई अपॉन में 2.303 आर। तो हमारे पास में इसकी स्लोप आ गई है m इक्वल टू माइनस डेल्टा ई अपॉन में 2.303 आर। सरल रेखा log 10 k को हमने y अक्ष पर ले लिया, 1/t को हमने किस पे ले लिया? x अक्ष पे ले लिया। अगर हम इसको x अक्ष पे लेते हैं, अगर इसका स्लोप ये नहीं होता, कितना? log 10a, इसका क्या अंतःखंड है, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू आ गई। ये दे रखी है अंतःखंड की दे रखी है, ये आपको फिजिक्स वगैरह में बता दिया गया होगा, मैथ वाले में बता दिया गया होगा। अगर स्ट्रेट लाइन का स्लोप नेगेटिव नहीं होता तो ये क्या जाता? ऊपर की ओर। लेकिन यहां पर स्लोप क्या बोल रहा है? नेगेटिव है। ढाल क्या है? इसका ऋणात्मक है, तो यहां पर इसका जो ग्राफ है वो क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा।
इस इक्वेशन के लिए, ये आपको निकालना आना चाहिए, है ना। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसका ग्राफ है वो पूछ लेता है कभी कभी कि इसमें माइनस ढाल बताइए इसकी, तो ढाल क्या हो जाएगी, m इक्वल टू माइनस डेल्टा ई अपॉन में 2.303 r हो जाएगी। log 10 के हमारा y एक्स पर हो जाएगा और log ये 1/t है वो x एक्स पर हो जाएगा। अगर हम इसका ग्राफ लेते हैं और ग्राफ खींचते हैं किसके बीच में, log e के और 1/t में। अब की बार किसकी बात कर रहा है, ये इस इक्वेशन की बात कर रहा है। इस इक्वेशन को लेकर ग्राफ खींच रहा है, तो ये कौन से एक्स पर हो जाएगा, ये y एक्स पर। ये हमारा अंतःखंड है c और ये इसका स्लोप हो जाएगा माइनस में डेल्टा ई अपॉन में r। 1/t हमारा क्या हो गया, x हो गया। तो ये हमारा क्या है x और ये क्या हो जाएगा m। ढाल फिर भी नेगेटिव आएगा, तो अगर हम इसको y एक्स पर मानते हैं, y बराबर mx प्लस c का इक्वेशन बन जाएगा और y बराबर mx हमारे पास में माइनस mx प्लस c का बनेगा। तो माइनस mx प्लस c का इसका अर्थ क्या है, ढाल क्या है, नेगेटिव है। और ढाल अगर नेगेटिव है तो उस कंडीशन में हम क्या लेंगे, स्ट्रेट लाइन तो आएगी लेकिन उसका स्लोप है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा, नीचे की ओर आएगा। ये तो हो गया इस इक्वेशन के बेस पर आपसे ग्राफ वगैरह अगर पूछे तो, है ना। तो आपको मेनली तो ये इक्वेशन याद रखनी है, log 10 के इक्वल टू log 10a माइनस में डेल्टा ई अपॉन में 2.303 और r, और एक ये k इक्वल टू a e की पावर माइनस डेल्टा ई अपॉन में r t, है ना। आगे अगर हमें कहता है कि ये इक्वेशन है वो हमें अलग अलग टेम्परेचर पर चाहिए। अलग अलग टेम्परेचर पर मतलब कि जैसे टेम्परेचर दे दिया कि हमने पहले टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लिया और फिर हमने 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया। टेम्परेचर को अगर बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तो टेम्परेचर में अगर चेंजिंग होती है, तापमान में अगर परिवर्तन होता है, तो ये इक्वेशन किस प्रकार से हमारे काम में आ सकती है। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास में टेम्परेचर T1 था पहले और अब टेम्परेचर कितना हो गया T2। हम कह रहे हैं पहले 25 डिग्री सेल्सियस था और अब कितना हो गया है, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इसके अंदर चेंजिंग करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसा जैसा टेम्परेचर में चेंजिंग की बात कर रहा है, तो टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं तो टेम्परेचर चेंज करने पर क्या होगा, ये दर नियतांक को प्रभावित करता है। दर नियतांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो टेम्परेचर दर नियतांक को प्रभावित करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर log 10 और K1 इस इक्वेशन से लिखते हैं। अगर टेम्परेचर T1 है तो दर नियतांक कितना है, K1। अगर टेम्परेचर T2 है तो दर नियतांक क्या होगा, K2। A में कोई परिवर्तन नहीं होगा log 10A में, क्योंकि A हमारा नियतांक डेल्टा ई है, किसी इक्वेशन के लिए सेम रहेगा। R गैस नियतांक 2.303 सेम है। T टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, T1 यहां पर कर देते हैं और यहां पर क्या कर देते हैं, K1। तो जब K1 है, T1 है तो ये क्या हो जाएगा, K1। तो log 10 K1 इक्वल टू log 10A माइनस में डेल्टा ई अपॉन में 2.303 R T1। ये किससे लिया है हमने, इस इक्वेशन से देखा है। इस इक्वेशन से लिख लिया तो ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी होगी, 3 होगी। इसके बाद में अगर टेम्परेचर T2 हो तो ये कितना हो जाएगा, K2 हो जाएगा। तो इसमें भी चेंजिंग कर दो, log 10 K2 log 10A माइनस में डेल्टा ई अपॉन में 2.303 R T2। जब T2 है तो ये क्या है, K2। और किसी में चेंजिंग नहीं होगी, है ना। R हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इस प्रकार से कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर हम इनका अनुपात निकालना चाहते हैं तो हम अगर इसको डिवाइड कर देते हैं 4 डिवाइड बाई 3, इक्वेशन 4 डिवाइड बाई 3, नहीं 4 डिवाइड बाई नहीं 3, माइनस बाई 3, माइनस 3। तो 4 माइनस 3 अगर हम करते हैं, आपकी बुक में अगर इसे दे रखा है नोट्स में तो माइनस कर लीजिएगा उसको। तो 4 माइनस में कितना हो जाएगा, ये 3। तो माइनस करेंगे तो log 10 K2 माइनस में log 10 K1, ऐसे कैसा आ जाएगा। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 4 माइनस में 3 करेंगे तो log 10A और माइनस में क्या आएगा, log 10 है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 माइनस में क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 3, तो ये क्या आएगा, माइनस और माइनस, क्योंकि माइनस आएगा फिर ये माइनस आएगा, है ना। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डेल्टा ई अपॉन में 2.303 RT। तो इस प्लस को हमने आगे लिख लिया है क्योंकि ये वैल्यू प्लस में आएगी, इसलिए डेल्टा ई अपॉन 2.303 RT1 ये प्लस में आ जाए। करके देख लीजिए कॉपी में। माइनस में डेल्टा ई अपॉन में 2.303 RT2। अगर हम इसकी बात करते हैं तो log की प्रॉपर्टी है
log m माइनस log n होता है log m अपॉन में log n। तो यहां पर इसकी प्रॉपर्टी से, log की प्रॉपर्टी से हमारे पास में ये बन जाएगा log 10 k2 अपॉन में k1, log m माइनस में log n, तो log m अपॉन में n k2 अपॉन में k1 इक्वल टू ये बनेगा डेल्टा EA अपॉन में 2.303 और R। क्या करोगे आपको करना क्या है, ये तो हो गया k2 अपॉन में k1 लॉग की प्रॉपर्टी से, यहां से डेल्टा EA 2.303 R ये कॉमन है और डेल्टा EA अपॉन में 2.303 R कॉमन है। इसको कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लीजिएगा, तो बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा डेल्टा EA अपॉन में 2.303 R और ये बन जाएगा 1 अपॉन में T1 माइनस में 1 अपॉन में T2। तो हमारे पास में ये इक्वेशन बन गई है। अब देखिएगा इसको हम अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं, या तो ये इक्वेशन याद रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा T1 और T2 का, T1 T2 आ जाएगा, यहां पर T2 माइनस में क्या बन जाएगा T1। किसी को एलसीएम नहीं लेना आता तो वो सीख लेना, है ना। तो ये बन जाएगा T2 माइनस में T1 अपॉन में T1 और T2 डेल्टा E अपॉन में 2.303 R। अगर हमें टेम्परेचर दे रखा है T1 से T2, तो टेम्परेचर में अगर परिवर्तन की बात करता है तो उस कंडीशन में आप टेम्परेचर में परिवर्तन के लिए आपको क्या करना है, ये इक्वेशन है वो लिखनी है। तो इस प्रकार से आपको क्या क्या इक्वेशन लिखनी है, तो वो हमारे पास में ये हो जाएगी। पहली सक्रिय अणु के लिए इस प्रकार से K इक्वल टू A e की पावर माइनस डेल्टा E अपॉन में RT। वोल्टेज मान नियतांक क्या होता है, तो E की पावर माइनस डेल्टा E अपॉन में RT। E की टर्म्स में ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी। अगर आपको log 10 की टर्म्स में देता है तो ये हो जाएगी इक्वेशन, इसका ग्राफ ये बन जाएगा। और अगर हम इसमें टेम्परेचर को चेंज कर देते, T1 से T2 कर देते, तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन हमारे पास में हो जाएगी। तो अभी तक हमने ओरेनियस थ्योरी देखी थी और ओरेनियस थ्योरी के ऊपर अब हम क्वेश्चन देखेंगे इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर। जो ये फॉर्मूले दे रखे हैं इसी के बेस पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो हमने पहले ओरेनियस थ्योरी जो देखी थी उसकी थ्योरी देखी थी, मतलब कि सैद्धांतिक रूप से देखा था ओरेनियस थ्योरी है क्या। तो उसमें हमने बात की थी सक्रियण ऊर्जा की। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है कि हमारे पास में कोई क्रिया कारक है और उत्पाद है। क्रिया कारक को अगर उत्पाद में बदलना है तो उसके लिए हमें एक अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वही अतिरिक्त ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। क्रिया कारक की अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है, जैसे क्रिया कारकों की औसत ऊर्जा कहा जाता है। उत्पाद की एक अणुओं की एक निश्चित ऊर्जा होती है, जैसे उत्पाद अणुओं की औसत ऊर्जा कहा जाता है। अब अगर क्रिया कारक अणु को उत्पाद में बदलना है तो एक निश्चित अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो सक्रियण ऊर्जा है, जिसे डेल्टा EA से डिनोट किया जाता है या EA से डिनोट करते हैं। अगर हम क्रिया कारकों की औसत ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा दोनों को मिला देते हैं तो वहां पर हमारे पास में क्या आ जाता है, डेल्टा EA देहली ऊर्जा आ जाएगी। और देहली ऊर्जा क्या होती है कि क्रिया कारक अणुओं को उत्पाद अणुओं में बदलने के लिए जो कुल ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हमारी क्या कहलाती है, देहली ऊर्जा कहलाती है। तो देहली ऊर्जा हमारी ये हो जाएगी। और सक्रिय अणु आया था, तो सक्रिय अणु क्या होगा, क्रिया कारक अणु में जो भाग लेते हैं, क्रिया कारक जो प्रभावी टक्कर करते हैं, जो अणु प्रभावी टक्कर करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सक्रिय अणु कहलाते हैं, है ना। और इनका एक अभिविन्यास है वो निश्चित होना चाहिए, मतलब कि कोई मॉलिक्यूल है वो अभिविन्यास निश्चित का अर्थ है कि ये सामने से आ रहा तो ये भी इससे सामने से टकराना चाहिए। ऐसे नहीं है कि इधर से निकल गया, है ना। ये जैसे ये मॉलिक्यूल है इधर से आ रहा है या तो ऐसे टकराए, और अगर ये इस प्रकार से टकरा रहा है कि कुछ इस प्रकार से, तो अभिविन्यास निश्चित नहीं है, मतलब एक निश्चित क्रम में आकर नहीं जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से तो ये सक्रिय अणु वो होते हैं जिनका अभिविन्यास क्या होता है, निश्चित होता है और जो प्रभावी टक्कर करते हैं। इसके बाद में हमने इसी के ऊपर देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन के बारे में देखा था, टक्कर सिद्धांत देखा था। टक्कर सिद्धांत हमारी संघट्य आवर्ती देखी थी, उसमें संघट्य आवर्ती क्या थी कि प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या क्या कहलाती है, संघट्य आवर्ती कहलाती है। तो प्रति सेकंड टक्करों की संख्या है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है, कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर प्रभावित हो सकती है, या फिर टेम्परेचर पर, या फिर प्रेशर पर डिपेंड करती है, या कैटेलिस्ट पर डिपेंड करती है। तो जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर भी क्या हो जाएगी, टक्करों की संख्या है वो बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर भी टक्करों की संख्या बढ़ती है और प्रेशर बढ़ाने पर भी टक्करों की संख्या बढ़ेगी। दाब बढ़ाने पर मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे और सांद्रता बढ़ाने पर भी टक्करों की संख्या है वो बढ़ेगी। तो इस प्रकार से टक्करों की संख्या है वो प्रभावित होती है इन चीजों से। और उत्प्रेरक है वो सक्रिय ऊर्जा में कमी कर देता है, जिससे उत्पाद है वो हमारा जल्दी बनने लग जाता है। इसके बाद में हमने देखा था ताप गुणांक। तो ताप गुणांक हमारे पास में कोई टेम्परेचर दे रखा है, 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है टेम्परेचर में, और अगर हम वेग नियतांक को का अनुपात लेते हैं उस टेम्परेचर पर, दो हमारे पास में वेग नियतांक दे रखे हैं, दर नियतांक दे रखे हैं, उनका अनुपात हमारा क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है, जिसे म्यू से डिनोट करते हैं। हमारे पास में एक इक्वेशन आई थी RF अपॉन में RI इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू और की पावर में डेल्टा टी अपॉन में 10। तो इस प्रकार से हम वो इक्वेशन है वो यूज में ले सकते हैं। उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी देख लिया था। इसके बाद में हमने ये ओरेनियस समीकरण देखिए। तो ओरेनियस समीकरण में क्या है, सक्रिय अणु के लिए हमने देख लिया ये K इक्वल टू A e की पावर माइनस डेल्टा E अपॉन में RT फर्स्ट इक्वेशन मान ली। R की वैल्यू आपको दी हुई आएगी वैसे मोस्टली, और दी हुई नहीं आती है तो आप इनमें से कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा आपको। ये हमारा आवर्ती नियतांक है, ये ओरेनियस गुणांक भी कहते हैं इसको, है ना। ये वोल्टेज मान नियतांक क्या रहेगा, तो वोल्टेज मान नियतांक E की पावर माइनस डेल्टा E अपॉन में RT को हम वोल्टेज मान नियतांक कहते हैं। इक्वेशन का दोनों तरफ अगर हम लोग ले लेते हैं तो लोग लेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लोग E के इक्वल टू लोग E और A E की पावर में डेल्टा E अपॉन में RT। और अगर हम m इंटू n लगा देते हैं यहाँ पर, तो m इंटू n लगाने पर क्या बन जाएगा, लोग E इक्वल टू लोग E प्लस में लोग E की पावर माइनस डेल्टा E अपॉन में RT। अगर हम यहाँ पर E की जो प्रॉपर्टी है, लोग की प्रॉपर्टी है, उसमें से जो पावर में होता है वो कहाँ आ जाता है, आगे आ जाएगा। और पावर में अगर वो आगे आ जाएगा तो उस कंडीशन में हमारे पास में बनेगा माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में डेल्टा E अपॉन में RT। लोग E की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। अब अगर हम इस इक्वेशन को E की टर्म्स में न रखकर लोग 10 की टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो लोग 10, लोग E को अगर आप चेंज करते हो लोग 10 के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लोग E को अगर चेंज कर रहे हैं तो 2.303 और लोग 10 बन जाएगा। तो लोग 2.303 लोग 10 के इक्वल टू 2.303 लोग 10A और माइनस में डेल्टा E अपॉन में RT। अब अगर हम इस 2.303 को इस साइड में ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास में ये बन जाएगा 2.303 लोग 10A माइनस में डेल्टा E अपॉन में 2.303 RT। तो 2.303 से ये कैंसिल आउट। इसको अगर हम y अक्ष पर लेते हैं, इसको अगर हम x अक्ष पर लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा m। तो इस इक्वेशन का ढाल आपसे पूछ लिया जाता है तो आपके ढाल क्या लिखना है, माइनस में डेल्टा E अपॉन में 2.303 R इस इक्वेशन का ढाल होता है, जो नेगेटिव ढाल है, और इसके अकॉर्डिंग आपका ये ग्राफ आ जाएगा। अगर आपको इसकी टर्म्स में देता है, E की टर्म्स में, उसमें भी ग्राफ लिखना हो तो वहां पर भी क्या होगा, नेगेटिव ढाल वाला एक ग्राफ है वो आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, टेम्परेचर क्या है, T1 से T2 टेम्परेचर लेते हैं। तो T1 से अगर T2 टेम्परेचर ले रहे हैं तो T1 से T2 टेम्परेचर में अगर हम चेंजिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या मान लेंगे, इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इसको अगर T1 पर ये क्या है K1 और T2 पर ये क्या है K2, 4 माइनस में 3 कर देते हैं तो A से लोग A कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम क्वांटिटी। इसके बाद में हमारे पास में बनेगा लोग 10 K2 माइनस में लोग 10 K1 इक्वल टू डेल्टा E अपॉन में 2.303 RT1 माइनस में डेल्टा E अपॉन में 2.303 RT2। ये प्लस में वाला है वो पहले आ जाएगा, और पहले आएगा इससे एक स्टेप पहले एक और आएगा, वो आप लिख लीजिएगा और वहां से सोल्व करिएगा, तो वहां से आपके पास में ये स्टेप है वो बन जाएगा। इसके बाद में log m माइनस में log n हमारा क्या होता है, log m अपॉन में n होता है। तो इसे हम लिख देंगे log 10 m अपॉन में n K2 अपॉन में K1 इक्वल टू डेल्टा E अपॉन में 2.303 R और इंटू में 1 अपॉन में T1 माइनस में 1 अपॉन में T2। तो log 10 K2 अपॉन में K1 बन जाएगा, तो डेल्टा E अपॉन में 2.303 R और इसका एलसीएम लेने पर T2 माइनस में T1। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन है वो बन जाएगी। तो जितना भी करवाया जाता है उतना पढ़ते रहिएगा और
दोबारा से जब भी समझ में नहीं आए तो वीडियो देख लीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार से करोगे तो एक आधे चैप्टर या 2-3 चैप्टर अगर आपके हो जाते हैं तो अच्छी बात है ना। लेकिन तैयारी करते रहिएगा इसकी।